कहानी जयभद्र और डाकू की। सतद्वारा के राजा शंखवर्धन एक डाकू दल से बहुत परेशान थे। डाकू भी बड़े विचित्र थे तो संख्या में 4 ही, किंतु वे बड़े ही खूंखार और नृशंस थे। अदृश्य होने वाली विद्या के बल से निश्चिंत हो लूट पाट चोरी डकैती किया करते थे। एक बार सेनापति ने उनको पकड़ने का जिम्मा लिया तो डाकू उसी के घर पहुंच गए। सेनापति रात्रि में जब घर आकर गहरी नींद में सो गया तो डाकू उसके घर का कीमती सामान बांध कर ले गए और तो और जाते जाते सेनापति की एक ओर की मूछ तथा भौं के बाल भी चतुराई से साफ कर गए। प्रातःकाल घर वालों ने जब देखा कि तिजोरी खाली हो गई तो दौड़कर सेनापति को जगाया। सेनापति सुनते ही उछला, असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी उसकी दृष्टि सामने लगे दर्पण पर पड़ी। अपना चेहरा देखते ही उसका पारा उतर गया। एक तरफ की रह गई मूछ और भौवें साफ कराकर जब वह राज दरबार में पहुंचा तो लोगों ने पूछा, आपकी रोबदार मूछों को क्या हुआ? लज्जित हो सेनापति ने सारा हाल सुनाया। सुनकर सभी आतंकित हो गए। उसी दिन डाकुओं द्वारा की गई घोषणा भी दरबार में सुनाई गई। घोषणा में कहा गया था कि शंखेश्वरी देवी की पूजा 108 नासिकाओं से की जाएगी और ये नासिकाएं नगर के राजा, सेनापति, सामंत, नगर सेठ आदि बड़े बड़े लोगों की होंगी। इस घोषणा से सभी के चेहरे मुरझा गए। उनके दिन का चैन और रात की नींद गायब हो गई। लोग और भी घबराने लगे। जब प्रतिदिन ये खबरें आने लगी कि आज अमुक जागीरदार का नाक कटा, आज अमुक साहूकार सामंत का नाक कटा, बड़े लोगों का जीना दुभर हो गया। आखिर राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी इन चारों डाकुओं को पकड़ लाएगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजा निसंतान था, अतः घोषणा उपयुक्त ही थी। 1 महीना बीत गया पर कोई सामने नहीं आया। हार कर राजा यही सोचने लगा, उन डाकुओं से कहलवा दूं कि तुम ही इस राज्य को संभालो। उसे लोक निंदा का भी भय था। सोचा, दूसरे राजा क्या कहेंगे? डाकुओं को राज्य सौंप देना इतिहास की बेमिसाल बात होगी। जो अदृश्य होकर कार्य करे उससे कैसे लड़ा जाए? गरीब युवक जयभद्र ननिहाल में पढ़कर जब अपने घर आया तो उसने समूचे नगर में आतंक का वातावरण देखा। सोचा, क्यों नहीं मैं अपनी क्षमता का उपयोग करके इस आतंक को सदा के लिए समाप्त कर दूं। उसने राजा के पास जाकर घोषणा स्वीकार की तथा उसी दिन से अज्ञातवासी हो गया। जयभद्र ने धीरे धीरे पता लगाया कि डाकू लोग कहाँ रहते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है। एक दिन निश्चय के साथ उसने एक गाड़ी में केले भरे और चल दिया। अपने मित्र गंगभद्र को भी साथ ले लिया। केलों से भरी गाड़ी को लेकर वे जंगल में जा रहे थे कि चारों डाकुओं से उनका सामना हो गया। एक डाकू ने ललकार कर पूछा, क्यों जी, गाड़ी कहाँ जा रही है? क्या है इसमें? जयभद्र ने देहाती लहजे में हाथ जोड़कर कहा, सुल्तानपुरा गांव के ठाकुर साहब के घर पहला बेटा हुआ है, उनके यहाँ केलों की दावत है, हम वहीं जा रहे हैं। तभी दूसरा डाकू बोला, हम भी खाएंगे केले, यहीं ठहर जाओ। जयभद्र ने कहा, जरूर खाइए हुजूर, आप ही का माल है। और कहते हुए उसने केले का एक बड़ा सा गुच्छा आगे बढ़ा दिया। चारों डाकुओं ने भरपेट केले खाए। उन्हें वे अत्यंत मीठे लगे। जयभद्र से इसका कारण पूछा तो जयभद्र ने कहा, मेरे खेत के केले सबसे मीठे होते हैं साहब, और खाइए, मुझे कौन सी इनकी बिक्री करनी है। चारों ने फिर कई केले खाए। केलों में जयभद्र ने धतूरे के सत को पिचकारी से मिला दिया था। केले खाने के कुछ क्षणों के बाद ही चारों बेहोश होकर वहीं गिर पड़े।
जयभद्र ने गाड़ी में रखे केले एक अंधे कुएं में डाले, उन चारों डाकुओं के नाक काटे, अच्छी तरह से उनके हाथ पैर बांधे, चारों को अपने ठेले में डाला और अपने नगर में ले आया। वहां आकर उसने राजा को सूचना भेजी। राजा ने तत्काल आकर देखा। सैकड़ों लोगों ने भी उन्हें देखा। धीरे धीरे डाकुओं की मूर्छा टूटी। पूछने पर एक बार तो उन्होंने अपराध स्वीकार नहीं किया, पर सैनिकों ने जब उन्हें शारीरिक यातनाएं देनी शुरू की तो सब कुछ बता दिया। लूट का माल रखने का स्थान भी बताया। राजा ने सारे धन को मंगा लिया। दूसरे दिन डाकुओं से मिले धन, आभूषणों आदि की एक प्रदर्शनी लगाई गई। साथ में नाक कटे हुए डाकुओं को भी एक स्थान पर बिठाया गया। लोगों की भीड़ प्रदर्शनी देखने के लिए उमड़ पड़ी। राजा ने जयभद्र का भी सबको परिचय कराया तथा अपनी घोषणा के अनुसार उसको भावी राजा घोषित कर दिया। चारों डाकुओं को देश निकाला दिया गया। जयभद्र ने अपने मित्र गंगभद्र को 5 गांवों की जागीर बख्शिश करवाई। चारों ओर उल्लास का वातावरण बन गया। लोग अपना अपना माल पहचान कर ले जाने लगे। सभी की जबान पर जयभद्र के साहस तथा सूझबूझ की चर्चा थी। इस बात की भी भारी खुशी थी कि उन्हें ऐसा भावी राजा भी मिल गया। कथा बोध कहता है, जो कार्य बल से सिद्ध नहीं होता, बुद्धि से सहज ही हो जाता है।